नमस्कार दोस्तों, मैं मान सर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बहुत सारे बच्चे सीईटी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए लगे हुए हैं और अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बहुत क्राउड रहता है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर सकते। और एक सब्जेक्ट ऐसा है बेटा इंग्लिश, जिसको लेके अक्सर बहुत चिंता रहती है। भाई हरियाणा जीके एक ऐसा विषय है जिसको सब इजीली पढ़ लेते हैं, रीजनिंग एक ऐसा विषय है इसको इजीली पढ़ लेते हैं, हिंदी एक ऐसा विषय है इसको इजीली पढ़ लेते हैं, इसमें स्कोर लगभग हो जाता है। तो सीईटी में जो 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आने वाले हैं, इन 15 क्वेश्चंस को लेके बच्चों के मन में एक डर लगा रहता है कि इंग्लिश का स्कोर होगा या नहीं होगा। जिस बच्चे का 15 में से 11, 12, 13, 14 का स्कोर होता है, 15 का स्कोर होता है, वो कॉन्फिडेंटली होते हैं कि मेंस में चाहे कट ऑफ कुछ भी हो, हमारा वहां पर नाम आएगा ही आएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेटा आप सभी बच्चों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास स्टार्ट कर दी जा चुकी है और ये क्लास आपको अपने यूट्यूब चैनल नोबल एकेडमी नरवाना पर अवेलेबल मिलेगी। इस जो क्लास का मुख्य उद्देश्य है उसके माध्यम से आप लोग जो इंग्लिश के जितने भी सेगमेंट्स हैं आपके जो सीईटी के रिगार्डिंग आपसे पूछे जाएंगे, उन सभी से संबंधित आप लोग यहाँ पर एक एक चीज को डिस्कशन हम इस पे करेंगे और आप इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश क्या है और बेटा इंग्लिश का जो सिलेबस क्या है, सबसे पहले हम उसके चीज रिगार्डिंग हम आज डिस्कशन करेंगे। तो फिर देखते हैं कि कौन से टॉपिक आपके लिए काम के हैं और क्या क्या चीज आपको हम अवेलेबल करवाएंगे। एक बार अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए बेनिफिशियल है और हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद लिख दिया करो बेटा, जय जवान जय किसान लिख दिया करो आप। और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो हम तैयार करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप इंग्लिश की वजह से कम सीईटी में नहीं रह पाएंगे। आपका शानदार स्कोर होगा सीईटी में और इंग्लिश में आपके अच्छे नंबर होंगे। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे सिलेबस को मेंशन कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। जो इंग्लिश आपकी आज की जो हमारी क्लास है बेटा, उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की बात करेंगे। इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा आपका। इंग्लिश के सिलेबस के लिए बेटा हम इंग्लिश को 2 पोर्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। भाई सिलेबस के लिए जो पहला पोर्शन होगा आपका वो ग्रामर सेक्शन से होगा और दूसरा पोर्शन जो होगा वो वोकैबुलरी सेक्शन से होगा। ये हम लिख लेते हैं, ये पहला सेक्शन आपका जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रामर। ये ग्रामर सेक्शन है। भाई ग्रामर में बेटा टोटल आपके 15 टॉपिक्स होंगे। आप ध्यान से रखिएगा, टोटल जो आपके नंबर ऑफ टॉपिक्स होंगे वो होंगे 15। दूसरा जो पोर्शन है बेटा आपका वो है आपका वोकैबुलरी सेक्शन का। वोकैबुलरी सेक्शन का वोकैबुलरी जिसको हम शॉर्ट में वोकैब भी बोल देते हैं। 2 आपकी मेन चीजें हमने यहां पे लिखी हैं, एक आपकी है ग्रामर और दूसरी है आपकी वोकैबुलरी। पहले ग्रामर को डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिर वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। आज की जो मेन क्लास आपकी है वो इंग्लिश जो आपकी सीईटी जो अभी आपका होगा एग्जाम उसके रिगार्डिंग है और इसमें हम लोग जो आपका सिलेबस का जो सेगमेंट है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा सीईटी के लिए, कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत काम के होंगे और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो बेटा ग्रामर जो है, इस ग्रामर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो पार्ट 1 होगा उसको हम लोग बोलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पहला जो पार्ट होगा बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। बिल्कुल पेन कॉपी लेके बेटा एक एक चीज को नोट करते जाना। आपका इंग्लिश में स्कोर करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है। पहला क्या बेटा, पार्ट ऑफ स्पीच। दूसरा जो पोर्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फंक्शन ऑफ ग्रामर। पार्ट ऑफ स्पीच और फंक्शन ऑफ ग्रामर। पार्ट ऑफ स्पीच में बेटा टोटल आपके 8 टॉपिक होंगे और फंक्शन ऑफ ग्रामर में आपके 7 टॉपिक होंगे। तो दोनों को मिला देंगे तो टोटल आपके नंबर ऑफ टॉपिक्स जो रहने वाले हैं वो 15 हैं। इसमें से क्या क्या बेटा देखो ध्यान से, पार्ट ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक जो है वो कौन से हैं, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा आपका नाउन का। नाउन सबसे बेसिक टॉपिक होता है और नाउन क्या होता है, नाउन किसी भी चीज का नाम होता है बेटा।
नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इट इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग, एनी कंडीशन एक्सेट्रा। और नाउन दो प्रकार का होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। फिर उसके पार्ट्स होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स को। नाउन जो है एक बहुत काम का टॉपिक है आपका इंग्लिश ग्रामर का। अगर आप नाउन को पढ़ लेते हैं तो आप लोग क्या सीख जाएंगे, आप सिंगुलर और प्लूरल को कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। आप सिंगुलर और प्लूरल के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो सीख जाएंगे। अगर आपको सिंगुलर प्लूरल सीख गए बेटा तो फिर आप उसको देख के वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है उसको अप्लाई करना आप सीख जाओगे। तो बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो कौन सा है, नाउन। जो दूसरा टॉपिक आपका रहने वाला बेटा, उस टॉपिक का नाम क्या है, प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या है, ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह यूज होते हैं, जो नाउन को रिपीट करने से रोकते हैं, उन सभी वर्ड्स को हम प्रोनाउन बोलेंगे। प्रोनाउन में बेटा आप 7 बेसिक चीजों को अगर आप समझते हैं तो प्रोनाउन आपके पास रहेगा। पहले तो 3 पर्सन आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 4 केस, नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। और फिर उसके बाद आप प्रोनाउन की अलग अलग कैटेगरीज पढ़ोगे, जैसे प्रॉपर, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और आपका रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इस प्रकार अलग अलग कैटेगरीज पढ़ोगे। नाउन और प्रोनाउन अगर बेटा आप लोगों ने सीख लिया तो इससे क्या होगा कि कोई भी सेंटेंस होगा आपका इंग्लिश का, तो इंग्लिश का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और सब्जेक्ट आपका या तो नाउन होगा और या तो क्या होगा, प्रोनाउन। यानी अगर नाउन प्रोनाउन हम समझ लेते हैं तो काफी हद तक बहुत सारी बातें हमें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि 2 ही ऐसे टॉपिक हैं जो किसी सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। उसके बाद थर्ड देखते हैं बेटा। थर्ड जो है आपका, वो आपका एडजेक्टिव का चैप्टर होता है बेटा। एडजेक्टिव का चैप्टर होता है जिसको हम लोग हिंदी में विशेषण बोलते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो वर्ड जो इनको क्वालिफाई करता है उसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव वर्ड। एडजेक्टिव वर्ड में भी आपका सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन सा एडजेक्टिव यूज करना है, काफी कुछ इसमें यूज होगा। एडजेक्टिव से ही आप लोग आर्टिकल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे बेटा। एडजेक्टिव से ही आप लोग जो आपकी डिग्रीज हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इन सब के बारे में सीखोगे। तो आपका जो थर्ड टॉपिक है उसका नाम क्या है बेटा, एडजेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जो आपका फोर्थ टॉपिक रहने वाला है वो आपका है वर्ब का। वर्ब जो है बेसिकली बोलते हैं कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है, लेकिन सिर्फ एक्शन वर्ड कहना वर्ब के बारे में ये थोड़ा अधूरा है। वर्ब एक्शन वर्ड भी है, वर्ब एक पोजेशन वर्ड भी है और वर्ब एक स्टेट वर्ड भी है। तो वर्ब का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चल के एक चैप्टर कन्वर्ट होएगा, उसका नाम होगा सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो आपका फोर्थ चैप्टर जो बेटा क्या होगा, वर्ब का। जो फिफ्थ चैप्टर है बेटा आपका, वो क्या है, एडवर्ब का। जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद अपने आप को क्वालिफाई करे बेटा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। एडवर्ब बहुत काम का चैप्टर है। अगर आपने एडवर्ब को अच्छे से पढ़ रखा है तो टेंस के चैप्टर में आपकी गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। जैसे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हो कि एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, डेली, रेगुलर, हार्डली, स्केर्सली, इस प्रकार के वर्ड का अगर यूज हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अगर आपने ऐसे पढ़ा हो कि नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, या यस्टरडे है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, एगो, ये जितने भी आप ऐसे वर्ड्स पढ़ते हो ना जो टेंस के चैप्टर के अंदर, तो वो सारे के सारे बेटा क्या होते हैं, आपकी एडवर्ब होती हैं। और 6 नंबर पे जो आपकी है वो प्रीपोजिशन का चैप्टर बेटा, बहुत ही काम का है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से डेफिनेटली आप ये बात लिख के चलो कि आपको सीईटी के अंदर क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा प्रीपोजिशन से। 7वां जो चैप्टर बेटा आपका, उसका नाम होगा आपका कंजक्शन का चैप्टर। कंजक्शन यानी कि संयोजक, जोड़ने वाला, ऐसा वर्ड जो 2 सब्जेक्ट्स को, 2 फ्रेज को, 2 क्लोज को, 2 सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम कंजक्शन बोलते हैं। इसे कनेक्टर भी बोलते हैं और इसे कंजक्शन भी बोलते हैं। और 8वां जो बेटा आपका चैप्टर आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या,
इंटरजक्शन। उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? इंटरजक्शन। जो आपने इस प्रकार का सिंबल दिखाई दिया है, इस सिंबल में जैसे आप एक्सक्लामेटरी साइन ऑफ, इसको एक्सक्लामेटरी बोल सकते हैं, या हिंदी में इसको विस्मय आदि बोधक चिन्ह बोलते हैं। यही जो होता है बेटा क्या होता है? इंटरजक्शन। तो आपने ये पढ़ा इसके अंदर कि ग्रामर जो है बेटा आपकी, ग्रामर के अंदर टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स जो आपके रहने वाले हैं वो 15 टॉपिक्स रहने वाले हैं। और ग्रामर के दो पार्ट्स होंगे बेटा, फर्स्ट होगा पार्ट ऑफ स्पीच का और सेकंड होगा फंक्शन ऑफ ग्रामर का। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर बेटा आपके टोटल टॉपिक्स जो है वो 8 रहने वाले हैं, और इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, इसमें एडजेक्टिव है, और इसके अंदर बेटा वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके पार्ट ऑफ स्पीच से रहने वाले हैं। दूसरी तरफ बेटा बात की जाए तो दूसरी तरफ हम यहां पढ़ेंगे, यहां सबसे पहला जो चैप्टर होगा बेटा उसको बोलेंगे हम आर्टिकल। आर्टिकल में आप दो पढ़ेंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल से आप लोग इसमें डिस्कशन करेंगे कि ए, एन और द, और इसको मॉडर्न इंग्लिश के अंदर डेटरमिनर्स के नाम से भी जानते हैं। इसको मॉडर्न इंग्लिश में डेटरमिनर्स भी कहा जाता है। तो ये आपका चैप्टर कौन सा है बेटा? आर्टिकल का। अच्छा, आर्टिकल के बाद बेटा आपका सेकंड जो चैप्टर रहने वाला है वो आपका होगा टाइम एंड टेंस का चैप्टर। टाइम एंड टेंस का सेकंड चैप्टर जो है बेटा आपका टाइम एंड टेंस का। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं बेटा, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। आपने आज तक जब तक इंग्लिश पढ़ी होगी ना, तो इंग्लिश में आपने इसको टाइम एंड टेंस ही पढ़ा होगा, आपने कभी भी इसको टेंस एंड टाइम नहीं पढ़ा। आपने कमेंट में यह लिखना है कि इसको हम किस रीजन से टाइम एंड टेंस के सीक्वेंस में लिखते हैं, रीजन क्या है इसका, हम टाइम और टेंस के में इसके अंदर लिखते हैं। आपको मैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चाहे तो आप टीचर्स के भी साथ कंसर्न कर सकते हैं, आप चाहे तो गूगल वगैरह को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे बेटा WH फैमिली का कोई भी वर्ड है, जैसे हमने वट लिखा है, जैसे बेटा हमने विच लिखा है, जैसे कोई भी वैन लिखा है, आप वट को और वाई को, वट को और वाई को हम लोग या तो बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, या बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, या इसको इंटेरोगेटिव एडवर्ब, या इंटेरोगेटिव इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। इनको आप लोगों ने सेंटेंस में एक नाउन के रूप में यूज करके बताना है कि क्या वट को और क्या वाई को हम लोग सेंटेंस में एक नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा पता है बेटा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई ऐसा सेंटेंस लिख के भेजें कि वट और वाई को आप लोग नाउन के रूप में भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे बात करेंगे बेटा, जो तीसरा आपका टाइम एंड टेंस के बाद है वो है आपका चैप्टर बेटा वॉइस का। वॉइस, वॉइस के दो पार्ट होंगे बेटा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये HSSC का फेवरेट टॉपिक है बेटा। वॉइस से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार CET का प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था उस प्री पेपर के अंदर बेटा आपका वॉइस से 4 की 4 शिफ्टों में एक क्वेश्चन जरूर आया था। उसके बाद आपका 4th नंबर पे जो चैप्टर होगा वो होगा बेटा आपका कौन सा? नरेशन का टॉपिक होगा। कौन सा होगा बेटा? नरेशन। और जो ये नरेशन है बेटा ये भी HSSC का एक फेवरेट टॉपिक है। और नरेशन जो वर्ड है बेटा आपका नरेट वर्ड से बना है, और नरेट का मतलब होता है कहना या कथन। और नरेशन के बेटा दो ही पार्ट होंगे इसी प्रकार से। एक जो होगा बेटा वो कौन सा होगा? डायरेक्ट स्पीच के नाम से होगा, और दूसरा जो होगा इसका पार्ट वो क्या होगा बेटा? इनडायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ये नरेशन होगा बेटा। और 5th नंबर पे जो आपका होगा यहां पर वो एक चैप्टर होगा बेटा जिसका नाम क्या होगा? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो बेटा क्या है? एक किसी सेंटेंस को एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्वेश्चन के रूप में रिप्रेजेंट करना, वो क्या कहलाता है बेटा? आपका क्वेश्चन टैग। और 6 नंबर पे जो आपका होगा बेटा उसको बोलेंगे हम कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है बेटा? कंडीशनल सेंटेंस में कोई कंडीशन होती है, इफ वाले वाक्य होते हैं। जैसे भाई इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द ट्रेन, यदि आप तेज चलते हो तो आप ट्रेन को पकड़ लोगे। इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द ट्रेन, यानी कंडीशन है ट्रेन पकड़ने की, आपको तेज चलना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? आपका कंडीशनल सेंटेंस। और लास्ट में जो आपका आखिरी टॉपिक बच गया बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, ये आपका बेटा लास्ट चैप्टर है 7वां। ये इस तरफ के जो चैप्टर हमने लिखे हैं बेटा वो सारे के सारे फंक्शन ऑफ ग्रामर से हैं। इस तरफ के जो चैप्टर हमने लिखे हैं वो सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच से हैं। 7 चैप्टर यहां पे बेटा, 8 चैप्टर ये हैं, टोटल आपके 15 टॉपिक हो गए। तो ग्रामर में आपके 15 टॉपिक रहने वाले हैं। 15 में से एक बार मैं ये बता दूं कि HSSC जो है बार बार किस ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है जहां से हमें यह संभावित है कि यहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। एक टॉपिक तो बेटा आप सर्कल कर दो वॉइस का, दूसरा आप सर्कल कर दो नरेशन का, तीसरा आप इसमें कर दो सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट का, एक कर दो इसके अंदर प्रेपोजिशन का। ये जो 4 तो टॉपिक डेफिनेटली, और साथ में आप इसमें ऐड कर दो कौन सा बेटा, आर्टिकल का, और एक आखिरी ऐड कर दो कौन सा आपका, टाइम एंड टेंस का। यानी कि 4 और 2 6 तो टॉपिक ऐसे हैं बेटा जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर सभी के सभी पढ़ सको तो आपके लिए दी बेस्ट होगा, लेकिन ये 6 तो कम से कम आप पढ़ो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे बेटा जिनका इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल साइड में रख के चलोगे तो फिर आप कंपटीशन से पहले ही बाहर हो जाओगे। अगर आप इंग्लिश आपका एक वीक सब्जेक्ट है तो आप उसको एवरेज करके आप उसमें कंपटीशन के अंदर आप अपने आप को बरकरार रख सकते हो। अगर आप 15 के 15 का स्कोर नहीं कर सकते, एटलीस्ट इतना हो बेटा कि आप कम से कम 9 का, 8 का, 7 नंबर का, 10 नंबर का स्कोर आप कर पाओ। कम से कम इतना ऐसा हो कि आप 50% के लगभग 7-8 का स्कोर तो कम से कम कर पाओ। तो ये बेटा आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपने सर्कल किया है, जो बार बार जहां से HSSC क्वेश्चंस आपसे पूछती है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं बेटा इसके बाद कि वोकैबुलरी सेक्शन से आप लोगों से क्या क्या पूछा जाना है। वोकैबुलरी सेक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वोकैबुलरी क्या होता है बेटा, वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश, कि हमें अंग्रेजी भाषा के, इंग्लिश लैंग्वेज के कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हमें मीनिंग पता है, उसे हम बोलेंगे वोकैबुलरी। जैसे आप हिंदी व्याकरण के अंदर जब पढ़ते हो तो समानार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, जिसको आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, इस प्रकार की चीजें आप पढ़ते हो, वर्तनी शुद्धि, ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे टॉपिक आपके वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर जो है बेटा एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। सभी को एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक आपका है बेटा उसको हम लोग लिख देते हैं साइनोनिम्स। पहला जो बेटा आपका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है बेटा, सिनोनिम्स होता है सिमिलर मीनिंग वर्ड, एक जैसे वर्ड मीनिंग जिनके हो वर्ड्स, जिन वर्ड्स के, उसको हम क्या बोलेंगे, सिनोनिम्स। दूसरा जो है बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटोनिम्स। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं बेटा, जिनके ऑपोजिट मीनिंग वर्ड हो, बिल्कुल उनके उलट मीनिंग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एंटोनिम्स। तीसरे नंबर पे आपका क्या आएगा बेटा, ये होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा, आपसे पूरे एक सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप एक ही वर्ड में उसका जवाब दोगे, उसको बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे बोल दिया अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसे हम लोग एवियरी बोलते हैं। हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर अबाउट द विमेन्स डिजीज, जो औरतों की बीमारी का विशेष डॉक्टर होता है उसको गाइनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट है जैसे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी बोलेंगे। ठीक इस प्रकार से कि आपसे कई सारे वर्ड्स के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन, और उसका आंसर आप सिर्फ एक वर्ड में दे दो, उसे बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ नंबर पे बेटा आपका क्या होगा, आपका होगा इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज क्या होते हैं बेटा, इसका पूरे का मतलब होता है मुहावरे। क्या होता है बेटा, मुहावरे। इडियम फ्रेजेस जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुहावरे। इसका बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि इडियम का मतलब मुहावरे है और फ्रेजेस का मतलब आपका लकोक्तियां हैं। फ्रेजेस लकोक्तियां नहीं होता बेटा। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सम मीनिंग बट इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, इज कॉल्ड फ्रेज।
यानी कि फ्रेज बेटा आपका वर्ड्स का एक छोटा सा ग्रुप होता है जो कुछ मीनिंग दे लेकिन कंप्लीट मीनिंग ना दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इडियम फ्रेज। और फिफ्थ नंबर पे आपका क्या होगा बेटा, आपका स्पेलिंग करेक्शन का, स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन से आपके क्वेश्चन आएंगे बेटा। स्पेलिंग करेक्शन क्या, आपको 4 वर्ड्स की स्पेलिंग दी जाएगी, हो सकता है 3 वर्ड की स्पेलिंग रोंग हो, 1 की राइट हो, आपसे राइट की पूछा जाएगा कि राइट स्पेलिंग कौन सी है। हो सकता है कि 3 आपको राइट स्पेलिंग दे दी जाए और 1 स्पेलिंग आपको रोंग मिले, तो आपसे पूछ लेंगे रोंग स्पेलिंग कौन सी है आपकी। तो स्पेलिंग करेक्शन के अंदर आपसे रोंग भी पूछ सकते हैं बेटा और आपसे राइट भी पूछ सकते हैं, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, रोंग भी और राइट भी। और छठे नंबर पे बेटा आपका जो टॉपिक आएगा उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। उसको बोलते हैं क्या बेटा, फ्रेजल वर्ब। ये आजकल सबसे पॉपुलर टॉपिक में से एक है फ्रेजल वर्ब। होते क्या बेटा, जब किसी एक वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन को जोड़ देते हैं, वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन को जोड़ देते हैं तो एक छोटा सा फ्रेज बन जाता है और उसी को क्या बोलते हैं हम, फ्रेजल वर्ब। जैसे कि बेटा एक सिंपल सा लिख रहा हूं, आपको पता भी होगा और पढ़ के आप लोगों ने हंसना नहीं है। जैसे कि हमने लिखा क्या, ब्रेक अप। क्या है बेटा, ब्रेक अप, हंसना नहीं है। ब्रेक मतलब टूटना, अप का मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर टूटना, ब्रेकअप का पूरा का मतलब क्या होता है भाई, टूटना। क्या होता है, टूटना। इसमें एक तो वर्ब है और एक प्रीपोजिशन है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रेजल वर्ब। जैसे बेटा हमने बोल दिया लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है बेटा जांच पड़ताल करना। जैसे हमने बोल दिया बेटा लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। जैसे हमने बोल दिया बेटा लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब क्या होता है बेटा, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना और किसी चीज की सर्च करना। तो बेटा ये सारे के सारे क्या हो गए आपकी फ्रेजल वर्ब। और 7वें नंबर पे जो आपका टॉपिक आएगा बेटा उसको बोलेंगे हम होमोफोन। क्या बोलेंगे बेटा उसको, होमोफोन। और इसको दूसरे एक वर्ड के साथ हम लोग कह सकते हैं क्या, कंफ्यूजिंग वर्ड्स बेटा। क्या बोलेंगे इसको, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में, बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में लगभग सेम होते हैं और उनका मीनिंग जो बेटा बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैसे, कुछ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा बेटा HAIR, हमने लिखा HEIR, हमने लिखा HERE, हमने लिखा HEAR। हेयर मतलब होता बाल, हेयर मतलब होता उत्तराधिकारी, हेयर मतलब होता यहां, और हियर का मतलब क्या होता है, सुनना। दिखने में और बेटा प्रोनाउंसिएशन में लगभग लगभग सिमिलर हैं, लेकिन अगर मीनिंग की बात करी जाए बेटा तो मीनिंग इनका बिल्कुल डिफरेंट होता है। मीनिंग क्या होता है बेटा इनका, डिफरेंट होता है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, होमोफोन्स। तो ये बेटा आपका इस तरफ से जो हमने बोला है ये साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग करेक्शन, फ्रेजल वर्ब, होमोफोन सॉरी, और कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये सारी की सारी चीजें आपकी वोकेबलरी सेक्शन की हैं। आई थिंक आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे कि ग्रामर सेक्शन क्या है और वोकेबलरी सेक्शन क्या है। लेकिन एक तीसरा पार्ट और हम डिस्कस करेंगे ग्रामर सेक्शन और वोकेबलरी सेक्शन से अलग। देखिए बेटा उसमें क्या क्या है, इसकी हम हेडिंग ऐसे बना सकते हैं तीसरे पोर्शन में, सम अदर टॉपिक्स। हम क्या कह सकते हैं बेटा इसके बारे में, सम अदर टॉपिक्स, सम अदर टॉपिक्स। कुछ और टॉपिक भी हैं अपने पास बेटा जहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कौन से बेटा, देखो एक बार नंबर 1 की बात हम बात करेंगे तो ये एक आपका टॉपिक है, वो है आपका कॉमन एरर के नाम से। कॉमन एरर, कॉमन एरर को बेटा आप लोग स्पॉटिंग एरर्स भी, इसको आप लोग स्पॉटिंग एरर्स भी, या इसको एरर डिटेक्शन के नाम से, एरर डिटेक्शन के नाम से भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। ये है क्या, एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे बेटा मैंने बोल दिया द कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर्स, द कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर्स इज या आर या इज
नॉट गुड एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। मान लीजिए हमने ऐसा बोला सेंटेंस है क्या, द कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर्स आर या इज नॉट गुड एट प्रेजेंट। अगर पहले इसको एक बार समझ लेते हैं, इसका जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है बेटा वो क्या है, कंडीशन, और इसका सब्जेक्ट के साथ एक और एक्स्ट्रा वर्ड दिया है, कौन सा, इंडियन फार्मर्स। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं इंडियन फार्मर को सोच के सब्जेक्ट और यहां आर लगा दें। पेपर में कैसे आएगा बेटा, यहां पे आर लिखा मिलेगा और इस सेंटेंस के कुछ पार्ट मिलेंगे, ये ए पार्ट हो गया बेटा, ये बी पार्ट हो गया आपका, और ये लास्ट वाला हिस्सा आपका सी पार्ट हो गया। लास्ट में डी लिखा मिलेगा और डी के बाद लिखा मिलेगा नो एरर, यानी एक सेंटेंस लिखा मिलेगा। उस सेंटेंस को आप लोगों ने पढ़ना है बिल्कुल आराम से, पढ़ के 4 हिस्से मिलेंगे। अगर गलती यहां पे दी गई है तो आंसर ए होगा, यहां पे कोई मिस्टेक है तो ये बी होगा आंसर, यहां पे मिस्टेक है तो सी होगा, पूरा सेंटेंस ठीक है तो आंसर क्या होगा, डी। जैसा कि यहां पर आपका मेन सब्जेक्ट क्या है बेटा, द कंडीशन, क्योंकि कभी भी अगर 2 सब्जेक्ट कंफ्यूज कर रहे हो आपको कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो हमने डिडक्ट करना होता है कि सबसे पहले हम प्रीपोजिशन को देखते हैं। प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्टिव वर्ड आता है वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर आर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज करेंगे बेटा, इज का यूज करेंगे। तो आपकी एरर जो है वो किस पार्ट में हुई है, वो बी पार्ट में, तो इसको बोलेंगे कॉमन एरर, या इसको बोलेंगे क्या बेटा आपको, स्पॉटिंग एरर्स। एरर को रोकना, इसको एरर डिटेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करी जाए तो सेकंड में आपका क्या आएगा बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना बेटा। यह भी आपके एग्जाम में आएगा। हो सकता है कि आपसे कोई आर्टिकल पूछ ले, आपसे कोई आर्टिकल पूछ सकता है, क्योंकि एसएससी कभी नहीं पूछता, एचएसएससी बहुत बार पूछता है। हो सकता है बेटा आपसे कोई फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन भी पूछ ले, प्रीपोजिशन। हो सकता है बेटा आपसे कभी कोई वर्ब पूछ ले, या हो सकता है कोई वोकैब बेस्ड आपसे कोई एक वर्ड पूछ ले, ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ये आपका सेकंड टॉपिक है। और इसके बाद थर्ड टॉपिक क्या बेटा आपका, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वो थर्ड टॉपिक है आपका जिसको हम बोलेंगे सेंटेंस री अरेंजमेंट, सेंटेंस री अरेंजमेंट। इसको बेटा आप लोग PQRS ये भी कह सकते हैं, इसको पैराजंबल भी बोल सकते हैं, पैराजंबल भी लिख देते हैं इसको। सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस री अरेंजमेंट, PQRS। ये डेफिनेटली आया था पिछली बार, 4 की 4 शिफ्टों में क्वेश्चन आया था, और अब भी आने की इसकी संभावना है। अब से पहले एचएसएससी ने कभी भी नहीं पूछा था। ये सीईटी जो प्री एग्जाम था इससे पहले, ये एसएससी का फेवरेट चैप्टर है, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीएचएल हो, ये बैंकिंग का ये फेवरेट चैप्टर है। और ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है कि इंग्लिश के अंदर। इसमें होता क्या बेटा, इसमें एक बहुत लंबे सेंटेंस को 4 टुकड़ों में तोड़ के रखा जाता है और आगे पीछे रख देते हैं। हमने ढूंढ के उसको एक बिल्कुल सीक्वेंस से कि फर्स्ट में क्या, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या, इस प्रकार से हमने इसको अरेंज करना है, उसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। बेटा 4th नंबर पे जो आपका आएगा चैप्टर, उसको बोलेंगे क्या हम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, या इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, वो है सेंटेंस करेक्शन। क्या है बेटा उसका नाम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन। ये सेंटेंस करेक्शन या इंप्रूवमेंट क्या है, एक सेंटेंस दिया जाएगा बेटा आपको, सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा आपको अंडरलाइन करके मिलेगा, और हो सकता है कि उसमें कुछ गलती हो सकता है कि वो ठीक हो, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन ए से अगर उसको रिप्लेस करना तो ए आंसर होगा, ऑप्शन बी से रिप्लेस करना बी होगा, ऑप्शन सी से रिप्लेस करना सी होगा। अगर लग रहा है कि नहीं कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा बेटा नो इंप्रूवमेंट या नो करेक्शन। आप बोलोगे इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका सेंटेंस ठीक है। और लास्ट वन जो बेटा आपका 5वां, वो चैप्टर आपको क्या मिलेगा, पैसेज के रूप में मिलेगा। लास्ट टाइम सीईटी के पेपर में हर शिफ्ट में एक पैसेज आया हुआ था, तो पैसेज भी बेटा आपको जरूर मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चन उसमें संभावना है पैसेज में आने की,
पैसेज की प्रैक्टिस बेटा मैं आप लोगों को ऑनलाइन करवाऊंगा। 3 से 4 नंबर की मेरी जिम्मेवारी है। आप सीईटी के एग्जाम में जाना, कम से कम मैं 8-7 पैसेज की ट्रिक भी बताऊंगा कि आपने उसमें से क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे क्वेश्चनों का आंसर देना है। पिछले साल के जो अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए थे सीईटी के, तो उस सीईटी के एग्जाम में चारों की चारों शिफ्ट में जो पैसेज बेटा आए थे उनका भी हम यहां पर सॉल्यूशन देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो बेटा आप नोबल एकेडमी नरवाना के इस यूट्यूब चैनल से बने रहिए। मैं सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद लिख देना। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बेटा आप जय जवान जय किसान लिख देना। आपके लिए जितने भी मेरे दोस्त, जितने साथी मित्र, जितनी मेरी बहनें जो ऑफलाइन पढ़ने के लिए नरवाना नहीं आ सकती या दूसरे किसी शहर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकती, उनके सीईटी में इंग्लिश का स्कोर करवाने की जिम्मेवारी मेरी है बेटा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका इंग्लिश में स्कोर होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। चाहे बच्चे ने पहले इंग्लिश पढ़ रखी हो या इंग्लिश ना पढ़ रखी हो, दोनों के लिए यह वीडियो बड़ी बेनिफिशियल रहने वाली है बेटा। आज की क्लास में हमने पूरे के पूरे सिलेबस का एक बार एनालिसिस किया है कि सिलेबस क्या होता है इंग्लिश का, कहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद है बेटा आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो के साथ। तो तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। आपको सेशन अच्छा लगा हो बेटा, लाइक किया करो, कमेंट किया करो और दूसरों तक भी शेयर किया करो। और आपसे रिक्वेस्ट है कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए और अच्छा कंटेंट, इससे भी बेटर चीजें आप लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं बेटा एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपकी तैयारी को आप जारी रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, नमस्कार। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग पहले जो पोर्शन में आप पढ़ चुके हो कि किस प्रकार से आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा, ग्रामर के क्या क्या पोर्शन में क्या क्या आपके टॉपिक्स होंगे, वोकैबुलरी सेक्शन में क्या क्या होगा, या अदर जैसे कंप्रीहेंशन हो गया या सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप समझ पाए हैं। तो आप देखना शुरू कर चुके हो नोबल एकेडमी नरवाना का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपका स्कोर शानदार होगा आपके एचएसएससी के सीईटी के एग्जाम में इंग्लिश की इस सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो आइए दोस्तों आज फर्स्ट चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर आपका होगा उसका नाम क्या होगा बेटा, वॉइस का। तो सबसे पहले हम लोग बेटा अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। जो आपकी क्लास होगी वो वॉइस के चैप्टर से होगी। जैसे कि पिछले अगर हम सीईटी की बात करें तो पिछले सीईटी के हिसाब से आपका जो वॉइस है उसे एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसलिए हमारी जो क्लास होगी बेटा वो वॉइस के चैप्टर से होगी और वॉइस को बहुत डिटेल में समझेंगे। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन सीईटी का इस क्लास से बिल्कुल 100% ठीक होगा। तो आप ध्यान से कॉपी पेन लेके बेटा एक एक चीज को नोट करते जाइएगा। और हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। वॉइस पढ़ने से पहले बेटा आपको टेंस का एक चार्ट पढ़ना पड़ेगा। उस चार्ट को पढ़ने की एक टेक्निक, एक ट्रिक होगी, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आइए एक बार वॉइस से पहले हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक टेबल ड्रॉ किया है बेटा, तो टेबल में कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे अपना यहां पे हमने लिख दिया बेटा आपका ये प्रेजेंट टेंस होगा। आपका इस तरफ जितने भी पोर्शंस होंगे आपके प्रेजेंट टेंस के होंगे। आप हर चीज को ऐसे लिख जाना। यहां पे बेटा आपका जो होगा वो पास्ट टेंस होगा और इस तरफ जो है बेटा आपका वो होगा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन प्रत्येक के आपने पढ़ा भी होगा बेटा। हर एक के एक एक जो है वो इसके पार्ट्स होते हैं। जैसे यहां होता है इंडेफिनेट, INDEFINITE, एक पार्ट जो होगा बेटा इंडेफिनेट का। हम पढ़ेंगे कैसे, हम इंडेफिनेट हो गया, पास्ट ही हो गया या जो भी है आपका, उन सबको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। इंडेफिनेट है आपका तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। यहां पे हम लोग लिखेंगे किसको बेटा, कंटिन्यूस को। आपको ये आपका सेगमेंट किसका हो जाएगा, कंटिन्यूस का। और इस तरफ से हम पढ़ेंगे बेटा किस चीज को, वो होगा आपका परफेक्ट का। और इस तरफ हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा आपका परफेक्ट, और प्लस में क्या पढ़ेंगे बेटा कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि
तीन आपके टेंस होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के चार चार पार्ट होंगे, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मॉडर्न इंग्लिश में टेंस सिर्फ दो माने जाते हैं, एक तो आपका प्रेजेंट माना जाता है बेटा और दूसरा आपका पास्ट माना जाता है। फ्यूचर को मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग टेंस की कैटेगरी से बाहर कर दिया है। लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात करें, परंपरागत इंग्लिश की, तो टेंस आज भी आपके जो है वो तीन है बेटा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रत्येक को डिटेल में समझेंगे, कॉपी पेन लेके इसी प्रकार से आप लोग चीजों को नोट करते जाइएगा बेटा। जैसे सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो यहां सब्जेक्ट होगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी बेटा एस और ईएस होगा और प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। ये जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होंगे बेटा, एक आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी जिसको हम लोग डज बोलेंगे और दूसरी आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी जिसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, डू। ध्यान से देखिएगा, एक हेल्पिंग वर्ब आपकी डज है जो सिंगुलर है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है आपकी बेटा, प्लूरल है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डू बोलेंगे। अब यहां थोड़ा सा जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं या जिनको इंग्लिश से गैप हो चुका है, एक चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं। वो चीज क्या बेटा कि सर ने यहां पर जिसके लास्ट में ईएस लिखा है उसको तो सिंगुलर बता दिया और जिसके लास्ट में ईएस लिखा ही नहीं है उसको क्या बता दिया सर ने, प्लूरल। ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है बेटा। आप एक बार ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट को और हम यहां पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि बेटा हमने बोला कि एक तो वर्ब है आपका, वर्ड है वर्ब का, और दूसरा आपका क्या है बेटा, नाउन का। बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को समझते जाना। वर्ब को जर्नली मान लेते हैं कि ये कोई एक एक्शन वर्ड है, ये कोई एक क्या है, एक्शन वर्ड है। और नाउन को हम लोग मान लेते बेटा, नाउन आपका किसी भी चीज का क्या होगा, एक नाम होगा। दोनों में डिफरेंस तो होगा। अगर हम लोग देखो बेटा वर्ब के साथ, अगर एक तो वर्ब को साथ यानी कि विद हम बोल देंगे, वर्ब के साथ अगर हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो वर्ब बेटा आपकी ऑलवेज क्या कहलाएगी, सिंगुलर कहलाएगी। ये बात ध्यान से रखना आप। अगर हम वर्ब को विदाउट एस या ईएस यूज करते हैं, विदाउट एस और ईएस यूज करते हैं बेटा, तो ये जो वर्ब है आपकी वो क्या कहलाएगी बेटा, प्लूरल वर्ब कहलाएगी। दोनों में डिफरेंस है, एक बार फिर देखना। जैसे हमने बोला बेटा गो और इसके साथ क्या लगा दिया, ईएस, यानी गो मींस, गो तो क्या बेटा, काम है, काम है तो क्या है, एक्शन है, मतलब वर्ब है। अगर गो के साथ हमने ईएस लगाया है तो ईएस लगने से ये गो आपकी कैसी बन गई, सिंगुलर। जैसे बेटा हमने क्या लिखा, प्ले, प्ले के साथ हमने क्या लगा दिया, एस, एस लगाने से ये आपकी क्या बन गई, सिंगुलर। तो गो भी प्ले भी। ठीक इसी प्रकार बेटा डज के साथ हमने, डू के साथ हमने ईएस लगाया है तो ईएस आने के कारण ये आपकी जो है वो कौन सी बन गई बेटा, सिंगुलर। यानी अगर किसी वर्ब के साथ हम लोग एस या ईएस को ऐड करते हैं तो वो आपकी प्लूरल नहीं बनेगी बल्कि क्या बनेगी, सिंगुलर। इसके सेकंड तरफ क्या होगा बेटा, अगर इसी को प्लूरल फॉर्म में लिखना बेटा तो हम क्या लिखेंगे, गो। इसी को प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, प्ले। और इसी को प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, डू। यानी ये वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, प्रिंसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस या ईएस ना आए तो वर्ब क्या बनेगी आपकी, प्लूरल। अगर एस या ईएस आता है तो वर्ब कैसी बनती है, सिंगुलर। लेकिन नाउन के साथ ये चीज इसके अपोजिट हो जाएगी बेटा। कैसे हो जाएगी, देखो नाउन का मतलब क्या होता है, कोई भी नाम। अब गो किसी का नाम नहीं हो सकता, प्ले किसी का नाम नहीं हो सकता बेटा, डू किसी का नाम नहीं हो सकता। अब हमने बोल दिया, जैसे हमने बोला कि बेटा अगर ये एस या ईएस के साथ आएगा, विद एस और ईएस, ये हमेशा क्या बनेगा बेटा आपका, प्लूरल। और ये विदाउट एस या ईएस आएगा, विदाउट एस या ईएस आएगा तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर। ये बात आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखनी है। एस या ईएस का फंक्शन वर्ब पे कुछ और होता है, एस या ईएस का फंक्शन नाउन पे कुछ और होता है। जैसे हमने बेटा लिखा यहां पर क्या, BOY, बॉय, बॉय के साथ एस लगा दिया तो बॉयज क्या बन गया आपका, प्लूरल। लेकिन इसको सिंगुलर लिखेंगे तो हमने क्या लिख दिया बेटा, अब बॉय लिख दिया। जैसे हमने क्या लिखा बेटा, GIRLS, गर्ल्स, तो गर्ल्स तो कैसा होगा आपका, प्लूरल हो गया। और हमने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे, अ गर्ल लिख दिया।
अगर वो कैसा होगा आपका सिंगुलर। ठीक उसी प्रकार से हमने क्या लिख दिया, जैसे क्लासेस लिख दिया बेटा, क्लासेस, तो क्लासेस में ईएस आया है तो कैसा है, प्लूरल, और हमने क्या लिख दिया बेटा यहां पर क्लास लिख दिया तो क्लास कैसा है आपका, सिंगुलर। तो ठीक इसी प्रकार से अगर वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज होता है तो वो वर्ब आपकी सिंगुलर बनती है। अगर वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज ना हो तो वर्ब कैसी बनती है, प्लूरल। और अगर नाउन के साथ एस ईएस बनता तो नाउन बनता प्लूरल। अगर नाउन के साथ एस या ईएस नहीं आता है तो नाउन कैसा बनता बेटा आपका, सिंगुलर। आई थिंक दोनों बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो वो इसका चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बेटा, एक टेंस की टेबल। टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें बेटा हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, एस ईएस मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, डज, और प्लूरल क्या होगी आपको, डू। समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूस में क्या करेंगे बेटा, आप सब्जेक्ट मिलेगा, साथ में आपको इज, एम, आर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और साथ में आईएनजी होगा बेटा, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसमें जो सिंगुलर आपकी है बेटा, सिंगुलर, वो मैक्सिमम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगी बेटा, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स आपके होंगे उनके साथ आपकी आर लगेगी, और आई के साथ फिक्स क्या होता है बेटा, एम होता है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट में क्या होगा बेटा, शुरुआत में सब्जेक्ट मिलेगा आपको, सब्जेक्ट के साथ आपको हैज मिलेगा, हैज के साथ हैव हो सकता है, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट। यहां पर जो आपकी वर्ब होगी बेटा वो सिंगुलर, वो होगी आपकी कौन सी बेटा, हैज। और यहां पर जो प्लूरल होगी बेटा आपकी, वो प्लूरल कौन सी होगी आपकी, हैव। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको ये बेसिक सा पता होगा और पता होना चाहिए। जिन बच्चों को पता नहीं है मैं उनके लिए चीजें बता रहा हूं, जिनको पता है तो वीडियो को यहां से आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो इसमें मैं याद करने की एक बढ़िया सी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, जिससे आपको चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है बेटा, सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के साथ आपको हैज मिलेगा, हैज के साथ आपको हैव मिलेगा, हैज हैव के साथ एक नया वर्ड ऐड होगा बेटा, बीन का, और फिर उसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, साथ में आईएनजी लगाना है, और साथ में आपने ऑब्जेक्ट को लगा देना है, और साथ में आपको सिंस या आपने बेटा फोर का यूज करना है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है बेटा, फोर का। तो ये इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर बन गया है। दूसरी बात देखो बेटा, पास्ट में क्या है, यहां पर सब्जेक्ट मिलेगा, और साथ में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की क्या मिलेगी बेटा, आप लोगों को सेकंड फॉर्म मिलेगी। सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, और ऑब्जेक्ट मिलेगा। एक बात दिमाग में छाप दो बेटा कि सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही जगह मिलती है, इसके अलावा सेकंड फॉर्म आपको पूरे टेंस में कहीं भी नहीं मिलेगी। इनमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है बेटा वो डिड होती है, और डिड के बाद कभी भी वर्ब आती है तो वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में आती है। कंटिन्यूस में कैसे होगा बेटा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वोज होगा, वोज के बाद वर होगा, वर के बाद फर्स्ट फॉर्म, और साथ में आईएनजी होगा बेटा, और ऑब्जेक्ट। इसमें सिंगुलर की बात की जाए बेटा तो सिंगुलर आपका वोज होगा, और अगर इसमें प्लूरल वर्ब की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब आपकी क्या होगी बेटा, वर होगी। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और देन आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब हैड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा। यहां पे सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट के साथ हैड है, हैड के साथ हम लोगों ने लगाना बीन को, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, और प्लस में आईएनजी को, और साथ में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। और बेटा साथ में यहां पर हम लोग सिंस और फोर में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद यहां बात करते हैं बेटा फ्यूचर में क्या होता है। फ्यूचर में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ विल, और विल के अलावा मिल सकता है शैल, और इन दोनों के बाद फर्स्ट फॉर्म होगी, और ऑब्जेक्ट होगा, और फुल स्टॉप होगा। बेटा पुरानी इंग्लिश में जो ट्रेडिशनल इंग्लिश कहलाती है, परंपरागत इंग्लिश कहलाती है, उसके अंदर आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाता था, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज किया जाता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप विल और सेल को किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं
फ्यूचर कंटिन्यूस की, तो फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर बेटा आपको यहां क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, और उसके बाद फिर विल मिलेगा या शैल मिल सकता है, उनके बाद बी मिलेगी बेटा, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आईएनजी होगी, और साथ में आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। ये होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद की बात की जाए बेटा, यहां पे सब्जेक्ट होगा विल के साथ शैल के बाद बेटा आप लोग यहां पर हैव मिलेगा आपको, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। विल शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट वन की बात की जाए तो बेटा क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट देन सब्जेक्ट के साथ आपको सेम विल या शैल में से एक मिलेगा, और साथ में बेटा आपको हैव मिलेगा, हैव के साथ आपको बीन मिलेगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, आईएनजी मिलेगा, ऑब्जेक्ट, यहां सिंस और फॉर की जगह आपको क्या मिलेगा बेटा, फ्रॉम मिलेगा। ये एक ऐसी बेसिक टेबल है बेटा जो आपको पूरे इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर आपसे पूछी जाती है और पूछी जाएगी और आपकी काम आएगी। अब इस पूरी टेबल को याद करने का एक बड़ा आसान तरीका समझ लो बेटा, आप कभी भी नहीं भूलोगे, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं एक तरफ हो रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना बेटा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह है आपकी, एक बार जूम का फोकस इसका लॉक हो जाने दो, और इसकी आप स्क्रीनशॉट बेटा ले सकते हैं। वेरी गुड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिएगा बेटा, उसके बाद कुछ चीजें आप यहां समझिएगा ध्यान से कि भाई इसको हम याद कैसे कर सकते हैं। भाई सर आपने लिखवा दी, ऐसे टीचर्स भी बहुत सारे लिखवा देते हैं, लेकिन सर कोई याद करने का एक अच्छा सा इसका फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला ध्यान से समझ लो भाई। आज यहां से हमने इसमें देखा कि पहला बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, तीसरा बॉक्स आपका कहां पे है, यहां पे। भाई 3 बॉक्स होगा आपके, पहला, दूसरा और तीसरा। तो बेटा पहला बॉक्स यहां से पहला है, इस तरफ का बॉक्स यहां से पहला है, ये भी पहला बॉक्स होगा। इस तरफ से देखेंगे बेटा, ये भी पहला बॉक्स होगा। पहले बॉक्स में कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। इस तरफ भी कौन सी बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो दोनों बॉक्स हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, दोनों में वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है बेटा आपको, फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन इस तरफ की बात की जाए बेटा, ये इस तरफ से भी सेकंड पे है और इस तरफ से भी सेकंड पे है, ये दोनों तरफ से सेकंड पे है। तो यहां पे कौन सी वर्ब की फॉर्म है बेटा, सेकंड फॉर्म है। और एकमात्र ऐसी जगह है टेंस के अंदर है जहां पर आपको ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। आई थिंक पहली पूरी लाइन आपको समझ में आ गई होगी। उस तरफ से जो फर्स्ट पे है फर्स्ट फॉर्म, इस तरफ से फर्स्ट पे है फर्स्ट फॉर्म, जो दोनों तरफ से सेकंड पे है तो कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, सेकंड फॉर्म। राइट। अगली बात देखेंगे बेटा, यहां पे एक वर्ड आया हुआ बेटा, और वर्ड कौन सा है आपका, कॉन्टिन्यूस। यहां पे कौन सा वर्ड आया हुआ है, कॉन्टिन्यूस। एक बात दिमाग में छाप दो, जहां भी कॉन्टिन्यूस वर्ड आएगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी मिलेगा। ये बात दिमाग में छाप दो, जहां भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, कंटिन्यूस मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी मिलना ही मिलना है। आप देखोगे यहां पे क्या लिख रखा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। क्या लिख रखा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। क्या लिख रखा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। आपने बिल्कुल समझ में आ गया। यानी सेकंड पूरा कॉलम कंटिन्यूस का है तो क्या मिलेगा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। थर्ड की तरफ बात करें, ये पहला कॉलम कर दिया हमने, देखो दोबारा ध्यान से बेटा, इसको पहला कॉलम बना दिया, इसको दूसरा बना दिया, इसको तीसरा। ये तीसरा होगा ना, तीसरे में कौन सी मिलेगी आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी मिलेगी बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी मिलेगी बेटा आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले कॉलम में फर्स्ट फॉर्म दोनों तरफ, जो बीच में था सेकंड फॉर्म थी दोनों तरफ से, जहां कंटिन्यूस था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और बेटा जो तीसरा है वहां पे कौन सी मिलेगी, वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया होगा। अब अगले की बात की जाए बेटा, तो अगला परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो यहां पर कंटिन्यूस वर्ड आया है, पहले भी पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूस आएगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या मिलेगी हमें, आईएनजी। तो यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या बेटा, आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या है, आईएनजी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या है,
आईएनजी, यानी इसमें और लास्ट में तीनों में क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी और इनको समझना बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है बेटा आपकी ये, तो आपने बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए आगे हम इस लोगों को इस चीज को लेके चलते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है बेटा, जिसका नाम क्या है, वॉइस का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, फालतू का कोई झंझट नहीं है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं है, सीधी साफ बात है कि आप लोगों का अगर एचटेट का पेपर है, आप लोगों का अगर सीईटी का पेपर है, उसमें आपका नंबर आपका सेव करना है, सिर्फ ये बेटा। वॉइस है बेटा जो आपकी, उस वॉइस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बेटा, दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी आपकी कौन सी होगी बेटा, एक्टिव वॉइस। पहली कौन सी हो जाएगी आपकी, एक्टिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट एक्शन करता है। दूसरी कौन सी होती है बेटा आपकी, पैसिव वॉइस। दूसरी कौन सी बेटा जी आपकी, पैसिव वॉइस। अब ये पैसिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट आता है, वो होती है पैसिव वॉइस। डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाना ना, डेफिनेशन का हमारा कोई चक्कर होगा बेटा। अच्छा, एक्टिव वॉइस का एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख दो बेटा। बेसिक स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगी आपको, हेल्पिंग वर्ब। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी बेटा, मेन वर्ब। उसके अकॉर्डिंग आपको बाद में क्या मिलेगा बेटा, एक ऑब्जेक्ट। ये होगा एक्टिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में आप लोगों ने क्या कर देना बेटा, पैसिव वॉइस के अंदर आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर मेन वर्ब जो है इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, जर्नली आपको बाय प्रीपोजिशन लगा देनी है, और लास्ट में आप लोगों को क्या कर देना बेटा, सब्जेक्ट लेके आना है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे बेटा हमने लिख दिया रवि, हमने लिखा रवि इज प्लेइंग, रवि इज प्लेइंग चेस। हमारा बेटा एक सेंटेंस है, यहां पे जो रवि है बेटा वो सेंटेंस का क्या है, आपका सब्जेक्ट। इज जो है बेटा आपकी वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग जो है बेटा आपकी वो क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और चेस जो है बेटा वो क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट। हमें ये स्ट्रक्चर मिला है। मैं एक बार बता देता हूं बेटा सब्जेक्ट क्या होता है। जिसकी सेंटेंस में बात चल रही होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। जिसकी भी सेंटेंस में बात चल रही है वही क्या होता है, आपका सब्जेक्ट। अच्छा, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट किसकी बेटा, पैसिव वॉइस के लिए, ऑब्जेक्ट की। तो बेटा हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, चेस। तो हमने क्या लिख दिया यहां पे बेटा, चेस। उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। यहां रवि के अकॉर्डिंग आपकी जो हेल्पिंग वर्ब थी बेटा वो क्या थी, इज। चेस भी सिंगुलर है, रवि भी सिंगुलर था, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे बेटा, इज। इज एम आर के साथ बेटा क्या लगाई जाती है, बीइंग। आगे समझाऊंगा क्यों लगाई जाती है। और प्ले आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ था, और यहां पर लगानी क्या है आपको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म बेटा हम लोग क्या लिख देंगे, प्लेड। और हमारी प्रीपोजिशन में क्या रखनी है बेटा, बाय। बाय के बाद सब्जेक्ट लास्ट में लेके आएंगे, तो सब्जेक्ट बेटा आपका क्या था, रवि। तो इस प्रकार से रवि इज प्लेइंग चेस को द चेस इज बीइंग प्लेड बाय रवि जो है, इसमें हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारा क्या था, वॉइस का एक बेसिक आइडिया था कि एक बेसिक सा क्या स्ट्रक्चर होगा आपका, जिसमें सब्जेक्ट मिलेगा आपको और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय, और आपको सब्जेक्ट क्लास में लेके आना है। ये चीज आप एक बार नोट कर लेना बेटा, क्लियर है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, तकरीबन 8-10। अगर वो 8-10 बातें आपने ढंग से पढ़ ली तो ये मान के चलिए कि आपका वॉइस का कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा। फिर हम प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर का सॉल्यूशन भी करेंगे जिसमें वॉइस के क्वेश्चन होंगे। यहां तक कि हम सीजीएल का पेपर जो होता है या सीपीओ मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश आती है बेटा, वहां से बढ़िया क्वेश्चन उठा के लेके आएंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है यहां से मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं बेटा, ये इंट्रोडक्शन था। अब हम हेडिंग बनाएंगे, आप एक एक चीज को नोट करते जाना बेटा। देखिए हम लिखेंगे सम
important some important facts about voice, some important facts about voice। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बेटा किससे संबंधित है? वॉइस से संबंधित है। एक एक को, बिल्कुल एक एक को आप लोगों ने नोट करना बेटा। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहला काम, हमेशा पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा वो बनेगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा बेटा पैसिव वॉइस क्या बनेगा? आपका ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएं। दूसरी चीज क्या होगी बेटा? हमेशा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाए बेटा? सब्जेक्ट बनाएं। ये दो काम आप लोगों ने करने हैं। कैसे करने हैं वो आप बतावांगे। देखो ध्यान से, जैसे हमने एक डायग्राम के माध्यम से इस चीज को सीख लेंगे ताकि हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए बेटा। यहां हमने एक डायग्राम ले लिया है और इसको हमने दो कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर देंगे बेटा। जैसे देखो, पहली जो कैटेगरी है आपकी यहां से यहां तक की, और इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका क्या मान लिया हमने? पैसिव वॉइस है। अगर एक्टिव वॉइस में कुछ सब्जेक्ट मिलते हैं आपको तो पैसिव वॉइस में जाके वो क्या बन जाएंगे बेटा? ऑब्जेक्ट। कैसे बनेंगे देखो, अगर हमें आई दिया गया है तो आई को बदलेंगे किसमें? मी में। अगर बेटा हमें वी दिया गया है तो वी को बदलेंगे किसमें? अस में। अगर हमें यू दिया गया बेटा तो यू में कोई चेंज नहीं होगा, सेम लिखा जाएगा। अगर हमें इट दिया गया बेटा तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम लिखेंगे। अगर हमें ही दिया गया है तो चेंज किसमें करेंगे? हिम में। अगर हमें शी दिया गया है तो चेंज करें किसमें बेटा? हर में। अगर हमें दे दिया गया है तो बेटा किसमें चेंज करेंगे हम लोग? दैम में। ये काम करना हमने, बड़ा आसान सा है। अगर एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट के रूप में आई मिल रहा है तो पैसिव वॉइस में क्या लिख दोगे आप? मी। लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट के रूप में वी को अस में, यू को यू में, इट को इट में, ही को हिम में, शी को हर में, और दे को दैम में। अगर हमें इनमें से कुछ ना मिले और इनकी जगह बेटा इनमें से कुछ नहीं मिला हमने, और इनकी जगह हमने कोई नाम मिल गया, एनी नेम, कोई भी नाम मिल गया, तो उस नाम में हम लोग क्या करेंगे? नो चेंज, बदलेंगे ही नहीं। नाम को ठीक उसी प्रकार से लिख देंगे जैसे पिछले सेंटेंस में लिखा था हमने। आओ एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा था, रवि इज प्लेइंग चेस, तो हमने लिख दिया चेस इज बीइंग प्लेड बाय रवि। रवि की जगह अगर क्या होता बेटा? ही, तो हम यहां जाके रवि की जगह क्या लिखते? हिम। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होता बेटा? शी, तो यहां जाके क्या लिखते हम लोग? हर। अगर यहां पर हमें सब्जेक्ट दे दिया जाता तो यहां जाके क्या मिलता? अपना दैम। सिर्फ इतना तो सीखना आपने। अगर इतना सीख लिया तो बहुत है आपको कि पहला काम क्या है अपना? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है? अच्छा, पहले एक बार सुनते जाना, फिर प्रैक्टिस में लेके आएंगे चीजों को। अच्छा, उसके बाद क्या करना हमने? दूसरा काम, तीसरा काम। इसके आगे बेटा आप लोग स्टार लगा दो, क्योंकि मेरे को पता है लगभग 8-10 साल से मैं इंग्लिश टीच कर रहा हूं, और मेरे को ये डेफिनेटली कंफर्म हूं मैं, तीसरा ऐसा पॉइंट होगा जिसमें आप लोग गलती करोगे ही करोगे। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं या इंग्लिश में जिनका इंटरेस्ट नहीं है या अनटच है, वो गलती करेंगे ही करेंगे। तो तीसरा क्या बेटा आपका? हमने क्या करना है? हमेशा पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। यह काम हमने जरूर करना है। इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बेटा। कैसे? जैसे हमने बोला ही इज
और हमने बोला बेटा ईटिंग, ही इज ईटिंग 2 एप्पल्स, ही इज ईटिंग 2 एप्पल्स। एक सेंटेंस मिलेगा एक्टिव वॉइस का। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बेटा, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका 2 एप्पल्स। क्या करेंगे इसको हमने चेंज करने के लिए, आगे लेके आएंगे किसको बेटा, 2 एप्पल्स को ले आएंगे। यहां पे 2 एप्पल्स लिखा। अब देखो ही के अकॉर्डिंग क्या लिखा था बेटा हमने, इज, लेकिन अब तो सब्जेक्ट क्या होगा आपका 2 एप्पल्स, और हमने क्या बताया है, हमेशा पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट। अब ये किसका सब्जेक्ट होगा बेटा आपका, पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। ये हेल्पिंग वर्ब सेम भी आ सकती है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये बदली भी जा सकती है। यहां सिंगुलर सब्जेक्ट था, अब हमारा हो गया प्लूरल, तो यहां पे क्या लगाएंगे बेटा, आर, आर के बाद क्या लगा देंगे, बीइंग, बीइंग के बाद क्या लगा देंगे बेटा, ईटन, ईटन के बाद क्या लगा देंगे, बाय, और ही को आपने पता ही है क्या किस में बदलते हैं, हिम में। मैंने ये कहा है कि हमेशा पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। अगर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। पहले की हेल्पिंग वर्ब सेम की सेम भी रह सकती है, और पहले की हेल्पिंग वर्ब को बदलना भी पड़ सकता है। हो सकता है कि पहले प्लूरल हो और बाद में सिंगुलर हो जाए, हो सकता है पहले सिंगुलर हो तो बाद में प्लूरल हो जाए। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बेटा। तो पॉइंट नंबर 4 देखो क्या कहता है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में हम कहेंगे हमेशा, हमेशा मेन वर्ब, हमेशा मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में ही, थर्ड फॉर्म में ही यूज करें। हमेशा मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज करें। हमने दूसरी कोई फॉर्म का यूज नहीं करना भाई, सिर्फ थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यह बात आप लोगों ने दिमाग में छापनी है। अच्छा, 5th पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, हम कभी भी पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वर्ब की अकेली फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, इनका यूज कभी भी पैसिव वॉइस में इनका यूज नहीं कर सकते। इनका यूज बेटा हम लोग नहीं कर सकते, ये बात आप लोगों ने दिमाग में छापनी है। हम हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे हमने यहां पर ईट की थर्ड फॉर्म क्या लगा दी थी, ईटन। अगर इसमें ईटिंग, एट या ईट्स इस प्रकार से अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, गलत। तो हम 5वें पॉइंट में भी बहुत सारे बच्चे गलती करने की संभावना रखते हैं, इसलिए इसको भी आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट करोगे। 5वां पॉइंट हो गया। उसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 6 की बात करें हम लोग। पॉइंट नंबर 6 आपका क्या कहता है कि हम सामान्यतः, सामान्यतः जिसको आप जनरली बोल सकते हैं, जनरली क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। बाई प्रीपोजिशन का यूज करें। बाई प्रीपोजिशन का यूज करना बेटा जनरली करना है, यह बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल छापनी नहीं है दिमाग में कि सिर्फ बाय ही आएगी। बाय हर बार नहीं आएगी, कुछ स्पेशल वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं आपको, जैसे हम लोग, अगर हम लोगों को KNOW अगर नो मिल जाती है एक वर्ब, तो नो के बाद आप लोग बाय नहीं लिखोगे, नो के बाद आपकी टू प्रीपोजिशन क्या होगी बेटा, सही होगी। जैसे सरप्राइज के साथ विद प्रीपोजिशन, अमेज के साथ एट प्रीपोजिशन होती है, तो बेटा ये बाय जनरली लगाएंगे हम 70, 80, 90% केसेस में लगाएंगे, लेकिन हमेशा नहीं लगाएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ऐसी कितनी वर्ब होंगी जिनके साथ बाय ना आकर कोई दूसरी प्रीपोजिशन आएगी। ऐसी बेटा कुछ लिमिटेड सी वर्ब हैं जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने नो का एग्जांपल दिया आपका, नो के साथ टू आती है, ऐसा एक्सटेट में आया हुआ एक क्वेश्चन है बेटा। तो ऐसे ही मैं आपको एक टाइप के अंदर सारी वो वर्ब्स बता दूंगा जिस वर्ब के साथ बाय ना आकर बल्कि कोई दूसरी प्रीपोजिशन आपकी आएगी।
यानी आपका 6 पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। 7 पॉइंट की बात करें बेटा, पॉइंट नंबर 7, अगर हमें एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, वोज, वर, अगर हमें एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, वोज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आईएनजी मिलता है, तो बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, वोज, वर प्लस में इनके साथ हमने क्या लगाना होगा बेटा, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात दिमाग में छाप दो कि इज, एम, आर, वोज, वर अगर आपको एक्टिव वॉइस में मिलते हैं तो आप लोगों को इसके साथ पैसिव वॉइस के अंदर बीइंग का यूज करना है। अच्छा, 8वें पॉइंट की बात करें बेटा, अगर आपको एक्टिव वॉइस में हैज, आपको एक्टिव वॉइस में बेटा हैव और हैड इनमें से कुछ भी मिलता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप लोगों ने पैसिव वॉइस में क्या करना बेटा, जो जरूरत पड़े हैज, हैव या हैड में से इनके साथ आप लोगों ने बीन लगानी है और फिर वर्ब की आपने क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। ये आपका 8वां पॉइंट होगा बेटा। अगर इज, एम, आर, वोज, वर मिलते हैं तो बीन, और अगर हमें हैज, हैव, हैड मिलते तो आपको बीन का यूज करना है। बीइंग और बीन में थोड़ा सा गैप है। क्लियर होगी बेटा आपको बात। उसके बाद हम 9th पॉइंट की तरफ चलते हैं और एक एक पॉइंट को बेटा कॉपी पे छापते रहना, एक एक पॉइंट को, और ये चीजें ही आपका बेस तैयार करेंगी जिससे आपका वॉइस का क्वेश्चन ठीक होगा। और वॉइस का एक क्वेश्चन डेफिनेटली बेटा आपका इंग्लिश में आएगा सीईटी के प्री पेपर के अंदर। 9वें में बात करी जाए बेटा, 9वें पॉइंट के अंदर आपका एक तो टेंस है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा आपका है बेटा पास्ट परफेक्ट और साथ में आप बात करेंगे बेटा कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और चौथा है बेटा आपका फ्यूचर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ये ऐसे 4 टेंस हैं बेटा आपके जिनका आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते और आपको नहीं कन्वर्ट करने का कोई प्रैक्टिस आपको मिलेगी। लेकिन अब ये बोलते हैं कि इंग्लिश को, तो मैं एक चीज बोलता हूं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूं कि इंग्लिश तो एक बेवफा लैंग्वेज है भाई। आप मैथ की तरह नहीं पढ़ सकते कि मैथ में कोई भी चीज आपको मिल गई, चाहे आप वो 6 क्लास में पढ़ो, चाहे +2 में पढ़ो, चाहे आप ग्रेजुएशन में पढ़ो, तो वो चीज फिक्स रहती है, उसका लेवल बढ़ जाता है बेटा। इंग्लिश में एक्सेप्शनल केसेस बहुत सारे होते हैं, अपवाद होते हैं। जैसे मैं बताऊंगा, अगर इनमें से कोई बच्चा बोले कि ना सर मैंने पढ़ रखा है, इनको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक पढ़ा होगा, लेकिन आप कंपिटिटिव एग्जाम में नहीं पढ़ते बेटा। रेन एंड मार्टिन एक लेखक हैं और एक माइकल स्वान एक लेखक हैं। तो रेन एंड मार्टिन और माइकल स्वान की जो बुक है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश होती हैं, उनमें इनका आपको पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव में आपसे इनका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ना कभी पूछते हैं और ना कभी पूछा गया है। तो आपको ये 9 पॉइंट यहां तक समझ में आ गए होंगे। कुछ और बातें समझते हैं इसके अलावा, वो भी देख लेते हैं। 10वां पॉइंट क्या कहता है बेटा आपको। 10वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, एक वर्ड है बेटा पब्लिक, पब्लिक। एक वर्ड है बेटा पुलिस, एक वर्ड है बेटा मोब, क्राउड। पब्लिक, पुलिस, मोब, क्राउड। मोब होता है बेटा अनियंत्रित भीड़, अनकंट्रोल। जैसे कोई आंदोलन चल रहा है, वहां लोग इकट्ठा हो गए, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे मोब। अगर वो कंट्रोल में है, जैसे कोई क्रिकेट का मैच देखने के लिए दर्शक गए हुए हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख की तादाद में दर्शक अगर मैदान में बैठे हैं और बिल्कुल वो ठीक ठाक तरीके से बैठे हैं, कोई ऐसी घटना नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्राउड। जो कंट्रोल में रहे क्राउड है, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो उसे क्या बोलेंगे, मोब। और जितने भी बेटा आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, जितने भी बेटा आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से हैं बेटा, मैं लिख के बता रहा हूं। जैसे एवरी, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग।
एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। जैसे somebody, someone, something। जैसे बेटा anybody, anyone, anything। जैसे nobody, no one और नथिंग। ये बेटा मैंने जितने लिखे हैं ना, पब्लिक, पुलिस, मोब, क्राउड, इंडेफिनेट प्रोनाउन, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग। जितने भी बेटा ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है वो सारे के सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे हैं, अगर बेटा इनको हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस के, अगर इनको पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो जनरली हम इनको पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते। अगर इनका यूज ना किए बगैर, अगर सेंटेंस की सेंस अगर कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो केवल उस कंडीशन में ही इनका हम यूज करेंगे। जैसे बेटा एग्जांपल के तौर पर एक हमने सेंटेंस लिखा, नोबडी हेल्प यू, नोबडी विल, और हमने लिखा बेटा हेल्प यू, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इसका हमने बनाना है पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, यू, यू को आगे ले आएंगे, ऐसे ले आए, उसके बाद क्या लगा देंगे, इसकी जो यहां से विल है यो लगा देंगे, और विल के साथ हम क्या लगाएंगे, बी। आगे पढ़ाऊंगा किसी मॉडल के साथ बी का यूज होता है। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी हेल्प्ड, हेल्प्ड, और यहां पर बेटा क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। यहां बाय नोबडी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बगैर भी अपना काम चल जाएगा। अगर आवश्यकता ऐसी है भाई इसके बगैर काम नहीं चल पा रहा है तो फिर आप लोग इन वर्ड्स का यूज कर भी सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से ऐसा होता है बेटा कि इनका यूज आपके सेंटेंस के अंदर नहीं किया जाता। ये बेटा सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो आपके इस टॉपिक का आधार बनेंगे। सबसे पहले हमने टेबल को पढ़ा था और उसके बाद ये 8, 9, 10 जो पॉइंट हैं आपके इनको पढ़ा। अगर ये सारे आप लोगों ने समझ लिए बेटा तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं एक बात कहता हूं कि आपका वॉइस का एक एक पोर्शन जो है वो क्या होगा, सही होगा। अगर बेटा एक बार अगर आपको यहां तक की क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में एक बार बेटा आप जय हिंद लिख दो भाई। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, मैं उनको सर्वश्रेष्ठ भारत के क्रांतिकारी नेताओं में से एक मानता हूं। उनके मान सम्मान के लिए एक बार आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें बेटा। उसके बाद देखो आप, अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे और अब हम शुरुआत करने में बिल्कुल कैपेबल हैं। जैसे ध्यान से देखो बेटा, हमने यहां से स्टार्ट कर दी अपनी क्लास है और क्लास में हम यहां पर टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे बेटा। टाइप नंबर 1, इसको हम अलग अलग टाइप में डिवाइड कर देंगे बेटा। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। कॉपी पेन लिख लो बेटा, लेके लिख लो बेटा, एक एक बात को नोट करते जाना। और खास कर ये क्लास उन बच्चों के लिए भी है जो इंग्लिश में कमजोर हैं, जिनको लगता है कि इंग्लिश के कारण हमारा सीईटी का स्कोर तो बिल्कुल भी सर नहीं हो पाएगा। कुछ मेरी ऐसी बहनें हैं जो गृहस्थी के अंदर हैं, या कुछ ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, मेरे भाई हैं, कुछ खेती कर रहे हैं भाई, कुछ ऐसे बच्चे हैं। तो जो बच्चे एकेडमी तक चल के नहीं आ सकते उन बच्चों के लिए ये मेरे एक वीडियो होगी बेटा, एक क्लास होगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स की क्लास रहने वाली है। टाइप नंबर 1 में क्या करना बेटा, अपन है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मिलेगा और इसको हम पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे, कन्वर्ट। ध्यान से देखियो, आपको एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है, आपको एस या ईएस मिल सकता है, और देन आपको क्या मिल सकता है, ऑब्जेक्ट। यानी आपको ये 4 चीजें जो हैं वो मिल सकती हैं। पैसिव वॉइस में आपको करना क्या है, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए बेटा। मैंने यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट बनाई बेटा। 1, 2, 3, 4 और 5 डॉट बनाई है। यहां सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लेना है, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है। प्लस में हमने क्या कर लेना है, इज, एम, आर। उसके बाद हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं सर जी आपने बताया था कि इज, एम, आर के साथ तो है ना बीइंग लगेगा बेटा। बीइंग तब लगेगा
बेटा जी जब यहां पर ऑलरेडी इज एम आर दिया गया हो पहले से, अगर पहले से नहीं दिया गया फिर नहीं लगाना हमने, उसके बाद बेटा हम जनरली क्या लगाएंगे, बाय प्रीपोजिशन, और लास्ट में हम लोग क्या लेके आएंगे बेटा, सब्जेक्ट। राइट है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब दूसरी बात देखिए बेटा, अगर किसी बच्चे को ये लगे कि जी मेरा तो पेन रुक गया, अब मेरे को पता नहीं लिखना क्या है, तो ये 5 स्टेप आप लोगों ने रखने बेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और ये मैं हर बार नहीं बताऊंगा, शुरुआत की 2-3 टाइप में ही बताऊंगा। जैसे आप रीजनिंग पढ़ते होंगे, तो रीजनिंग में आपने जब अल्फाबेटिकल सीरीज का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें वो ई जोटी करके आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी कि एम को ऐसे ऐसे 3 होता है तो 13 पे उसको उल्टा कर दो, डब्ल्यू होगा 23 पे हो गया। जैसे क्यू के अंदर ऐसे 7 होता है, तो वो इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा ना। आप हर बार है ना ऐसे उसके ऊपर लिखते नहीं हो, तो ठीक इस प्रकार से इसको 2-3 बार या 3-4 बार हम रखेंगे, उसके बाद उसको स्किप कर देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मतलब ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानते, उनके लिए है ये कि भाई इनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, हमने कम से कम 5 स्टेप फॉलो करने हैं, कम से कम 5 स्टेप। देखिए ध्यान से एक बार, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, आई लाइक, और एक ऑब्जेक्ट दे दिया बेटा हमने कौन सा, स्वीट्स। आई लाइक स्वीट्स, हमें आई क्या मिल गया, सब्जेक्ट, लाइक क्या मिल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और स्वीट्स क्या मिल गया बेटा हमें, ऑब्जेक्ट। इसको हमने पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसके लिए हमने ऐसे करके 5 बेटा ऐसे डॉट बना देनी है, ताकि हम भूले नहीं कि कोई काम रह गया है। मैं फिर बता रहा हूं कि काम हर बार नहीं करना, बस 1-2 बार में करना है। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना बेटा, ऑब्जेक्ट आगे लेके आना। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्वीट्स, तो हमने यहां पे क्या लिख दिया बेटा, स्वीट्स, यानी कि हमारा एक काम तो कंप्लीट हो गया भाई। दूसरा काम हमने क्या कर देना है, दूसरा काम अपना है कि इज एम आर में से किसी एक को लिखना है। स्वीट के लास्ट में एस आया है, मिठाइयां, तो ये प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल है तो बेटा क्या लगा देंगे, आर, स्वीट्स आर। फिर हमने दूसरा काम भी पूरा कर दिया। तीसरे काम में थर्ड फॉर्म लगानी है, तो लाइक की थर्ड फॉर्म बेटा क्या बन जाएगी, लाइक्ड, तो तीसरा काम भी पूरा कर दिया। चौथा काम क्या करना बेटा, हमने प्रीपोजिशन क्या लगानी है, बाय, और बाय प्रीपोजिशन लगा दी, चौथा काम पूरा हो गया। हमने पता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, आई, तो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, तो यहां पे क्या आएगा बेटा, मी। आई को किसमें बदलते हैं, मी, तो ये एक्टिव वॉइस से क्या बन गया आपका, पैसिव वॉइस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे बना है। आपने 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते ही आपने एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना है। मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको मैं दे रहा हूं मात्र 10 सेकंड बेटा। 10 सेकंड के अंदर आप लोगों ने उसको कमेंट बॉक्स में उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस लिख के आपने चेंज करके बताना है। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन आपके लिए बेटा, आप ठीक इसी प्रकार से लिखो जैसे मैंने बोल दिया, ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आप लोग बेटा इसको 10 सेकंड का समय आपके पास है, 10 या 15 सेकंड से ज्यादा नहीं आपने टाइम लगाना है। फटाफट टिक टिक आप टाइप करो, और टाइप करते कमेंट में इसको छाप दो कि इसका पैसिव वॉइस से क्या होगा। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए एक बार किस किस का कमेंट सही है। ऑब्जेक्ट क्या बेटा, एन एप्पल, क्या लेके आएंगे आगे, एन एप्पल, क्या ले आए, एन एप्पल, पहला काम पूरा कर दिया। दूसरे में क्या लगानी थी, इज एम आर, तो एक एप्पल है तो क्या लगा देंगे, इज, दूसरा काम भी पूरा। तीसरे काम में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, ईटन, तीसरा काम भी पूरा कर दिया। चौथे काम में क्या लगानी थी अपने, प्रीपोजिशन बाय, बाय भी पूरा कर दिया। पांचवें काम में क्या करना था, ही को पीछे लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे, ही का क्या बन जाएगा, हिम, हो गया चेंज। इतना तो काम करना है, सिर्फ इतना सा काम है बेटा। ये टाइप नंबर 1 है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते चलेंगे हम, और लास्ट तक इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। क्लियर है, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, आगे चलेंगे बेटा। देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट क्या है, इस टाइप नंबर 1 का बी पार्ट है बेटा। ये जो अपनी टाइप नंबर 1 का बी पार्ट है। बी पार्ट में थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस ले लेंगे बेटा पे। कैसे करेंगे हम, हमारे पास एक्टिव वॉइस में क्या मिलेगा बेटा, सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद हमें
यहां डू और डज मिल जाए, मान लीजिए डू और डज, पढ़ा था ना हमने, बिल्कुल याद है आपको, डज सिंगुलर है और डू कैसा है, प्लूरल है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मिलेगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने क्या करना बेटा, पैसिव वॉइस के लिए यहां पर हमने सबसे पहले वही आपने देखा होगा कि कितने स्टेप्स हमने फॉलो करे थे, उनको देखेंगे। सबसे पहले क्या लेके आएंगे आगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद डू डज को बदल देंगे किसमें बेटा, इज, एम, आर, और सॉरी डू डज के बाद हमें क्या मिलेगा बेटा, नोट मिलेगा, और नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। इज एम आर के बाद हमने क्या लगा देना है, नोट। नोट के बाद हमने लगा देना क्या बेटा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगा देना है, बाय, और बाय के बाद क्या लिख देंगे हम लोग लास्ट में जाके, सब्जेक्ट। यानी कि 1 2 3 4 5 6, कितने पॉइंट हो गए बेटा अपने, 6। इस प्रकार से हमारा इसका बी वाला सेगमेंट भी क्या हो जाएगा, क्लियर। एक सेंटेंस लिखते हैं जैसे, ही डज नॉट टेक टी, ही डज नॉट टेक टी, वह चाय नहीं लेता, चाय नहीं पीता। यहां पर हमें अब क्या दिया गया बेटा, डज, तो चेंज कर देंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, टी, आगे लेके आएंगे तो क्या लिख दिया हम लोगों ने, टी। टी तो सिंगुलर है, डज की जगह क्या लिख देंगे, इज। नोट सेम लिखना बेटा, अपन ने क्या लिख दिया, नोट, टी इज नोट। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा आपकी, टेकन, टी इज नॉट टेकन। प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बाय, और ही को किस में लिख देंगे, हिम में। वेरी गुड, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टाइप नंबर ए भी समझ में आ गई, जिसमें आप सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस था आपका। टाइप नंबर ए का बी पार्ट भी आ गया कि अगर आपको डू डज मिलता है तो सेम इज एम आर प्लस में उसके बाद में सेम क्या रखेंगे हम, नोट। बाकी तो चीज वही है सारी, इतना ही तो करना है। इज एम आर को छोड़ दो, और सॉरी डू डज को छोड़ दो और इज एम आर को रख लो, नोट उसकी जगह यूं कहीं और रखना है। और टी इज नॉट टेकन बाय हिम, सेंटेंस क्या होगा आपका, चेंज। एक और टाइप पढ़ते हैं बेटा, देखो ध्यान से, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 में कैसे पढ़ेंगे बेटा, देखो ध्यान से। टाइप नंबर 2 में आपको एक्टिव वॉइस मिलेगा, तो शुरुआत में आपको सब्जेक्ट मिल गया। अब यहीं से आपको इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। अब पहले से इज एम आर अपने पास है, पहले से क्या है बेटा अपने पास है, इज एम आर। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे हम लोग, बड़ा आसान है। ऐसे सबसे पहले क्या लेके आएंगे आगे, ऑब्जेक्ट, इज एम आर को नीचे उतार लेंगे, इज एम आर, यानी कि अपना स्टेप 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया। उसके बाद अब लगाएंगे इसमें क्या हम लोग, बीइंग, और फिर मेन वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा, बाय। क्या लगाएंगे बेटा, बाय, और बाय अपना 5वां स्टेप हो गया। और उसके बाद यहां पे लास्ट में क्या ले आएंगे, अपना सब्जेक्ट। आसान है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे जैसे रजत इज वॉचिंग एन ओल्ड मूवी, रजत इज वॉचिंग एन ओल्ड मूवी, बड़ा आसान है। रजत क्या बेटा अपना सब्जेक्ट, इज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग क्या है आपकी मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अच्छा, उसके बाद क्या है, एन ओल्ड मूवी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ये पूरा ऑब्जेक्ट आगे ले आएंगे। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो बेटा। हमने क्या लिख दिया, एन ओल्ड और मूवी, एन ओल्ड मूवी, ये सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, इज। उसके साथ क्या लगाना बेटा आपने, बीइंग। उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में वॉचिंग की थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे, वॉच्ड। क्या लिखेंगे, वॉच्ड। प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी बेटा, बाय। और रजत नाम है किसी का, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या लिख देंगे, रजत। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप अभी कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर और छाप दो, जैसा आपने पहले वाले का जवाब दिया है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे लिखो बेटा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल
दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस का आंसर आप लोगों ने बेटा छाप देना है। ये जो सेंटेंस है आपका, आप लोगों ने इसको छाप देना कमेंट बॉक्स में, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बेटा। हम एक बार ट्राई करते हैं इसका आंसर सही क्या निकलेगा, देखते हैं आपका कैसा फुटबॉल ऑब्जेक्ट है बेटा। तो आगे ले आएंगे, तो आगे हमने क्या लिख दिया इसको, फुटबॉल। सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, इज। आर बिल्कुल नहीं लगाना है, हमने रूल नंबर 3 के आगे स्टार लगाया था। और उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, इज एम आर के साथ क्या आता है, बीइंग। बीइंग के बाद क्या आएगा बेटा, थर्ड फॉर्म प्लेड, प्रीपोजिशन बाय, और हमने पता है दे को बदलना किसमें है, देम में। और आपका ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, कंप्लीट। तो यानी कि टाइप नंबर 2 भी आपको समझ में आ गई, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की थी। पहले वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की थी। अब हम तीसरी पढ़ेंगे बेटा, तीसरी पे आओ फटाफट। टाइप नंबर 3 यहां पढ़ेंगे हम लोग क्या बेटा, टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 3 में बड़ा जल्दी फटाफट समझेंगे कैसे। देखो इसका एक्टिव वॉइस क्या कहता है, आपको शुरुआत में मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद मिलेगी आपको हैज, उसके बाद मिलेगा आपको, हो सकता है हैव मिल जाए, थर्ड फॉर्म मिल जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए। हैज, हैव और वो थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या करना बेटा, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमने क्या कर देना है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले आगे लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद लिखेंगे बेटा क्या, हैज, उसके बाद हैव, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और क्या लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट। आसान है, बड़ा आसान है। कैसे, मैंने बोला यू हैव completed your new project. You have completed your new project. बड़ा आसान है। ऑब्जेक्ट क्या है, योर न्यू प्रोजेक्ट, और कंप्लीटेड आपकी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, हैव क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है आपका सब्जेक्ट। आगे लेके आएंगे बेटा तो क्या लिख देंगे, यू के सॉरी आगे के लिखेंगे योर, क्या लिखेंगे बेटा, योर, फिर क्या लिखेंगे, न्यू, और उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा आपके, प्रोजेक्ट, योर न्यू प्रोजेक्ट। ये तीनों आपके एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैज, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग तो हैव था, प्रोजेक्ट तो आपका सिंगुलर दे रखा है, हैज लिखेंगे। हैज के साथ क्या लगाएंगे, बीन, क्योंकि हमने यहां से क्या लेना है, बीन, और लगानी है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो क्या लिख देंगे बेटा, कंप्लीटेड, क्या लिख देंगे, कंप्लीटेड, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय, और यू को चेंज करते ही नहीं तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, यू, और टाइप नंबर 3 भी कंप्लीट। ऐसे करके हम तकरीबन 10, 12, 15, 20 टाइप तक भी हम पढ़ सकते हैं इसमें। और एक एक करके आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसका आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कोई भी अगर आपने क्वेश्चन का आंसर पूछना बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आज अब तक हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पूरा वॉइस का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और साथ में हमने वॉइस के इंट्रोडक्शन के साथ साथ बेटा 3 टाइप्स भी हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि यहां तक बेटा आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा, और मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा बेटा। आप एक बार सेशन को लाइक कर दिया करो, और अगर आपने अब तक अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर देना बेटा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो शिक्षा का जो स्तर है वो आप तक पहुंचाया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है इस बार, जो अगर आप किसी कारण से रह गए थे पिछली बार, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बेटा मिलते हैं एक नई, फिर उसी वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा बेटा। तब तक आप मेहनत करते रहें और आप तैयारी को जारी रखें बेटा। माता पिता की सेवा करें, और माता पिता से बढ़कर आपका कोई दोस्त नहीं है बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही एक और नए सेशन के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। मैं मान सर आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।